बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, शुक्रिया, आपने बजट 21-22 पर बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उन्होंने एक बड़ा जामे और जिसको हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बजट कहते हैं, इस मुश्किल दौर में पेश किया। जनाब चेयरमैन, तकरीबन 10 दिन से इस ऐवान में डिबेट हो रही है और बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस के कोशिश की है कि उस डिबेट से कोई जो सहर हासिल गुफ्तगू है उसको नोट कर सके। पहले 3 दिन में जो कुछ हुआ वो काबिल मुजम्मत यकीनन है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ से फाजिल मेंबर मुझसे पहले बात कर रहे थे और उन्होंने सारा मुद्दा हुकूमत पर डाल दिया, जिमें ऑपोजिशन आई और दो धुली हो आई। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था जनाब स्पीकर, लेकिन इस पे मजीद बात नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहूंगा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, बिकॉज मेरा समझना यह है कि बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस ये मेरा फर्ज बनता है। अंग्रेजी में जनाब चेयरमैन एक मुहावरा है या एक फ्रेज है जिसको कहा जाता है कि द बजट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। और जो किसी भी हुकूमत का बजट है वो उस हुकूमत की विजन को, उसकी तरजीहात को, उसकी प्रायोरिटीज को और उसके मंशूर की अक्कासी करता है। तो मैं शुरू में ही ये कहना चाहूंगा कि जब वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ऐन वजीर आजम के विजन के मुताबिक ये बात की थी कि हम इस बजट के अंदर, हमने अपने पहले 2 बजट सस्टेनेबिलिटी के बजट दिए और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला ग्रोथ बजट है। और इस बजट के अंदर हम जो पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका है, जो मुतवस्सिल तबका है, या जो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो पाकिस्तान के 40 से 50 लाख वो घराने हैं जिसको हम लोअर स्ट्रेटा या इनकम सोशो इकोनॉमिक ग्रुप कहें, उनके ऊपर फोकस करेंगे। हमने वो किया और हमने एक बॉटम अप अप्रोच अपनाई। बजट इस मुल्क में बहुत आए जनाब चेयरमैन, और कुछ सेक्टर्स को उनमें जरूर प्रमोट किया गया होगा, जरूर प्रोटेक्ट किया होगा, लेकिन बजट का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो पाकिस्तान के गरीब शहरी तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचता। मैं आज बड़े फख्र से अगर यहां खड़ा हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तीसरे बजट पे बात कर रहा हूं, तो मैं फख्र से यह कहता हूं कि इस बजट के अंदर ना सिर्फ वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान के गरीब तक गया है, बल्कि इस बजट का महवर पाकिस्तान की गरीब आवाम को बनाया गया है। जनाब चेयरमैन, आपके इल्म में है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया इस कोरोना की वबा की वजह से एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी, और जब इस बजट को तश्कील दिया जा रहा था तो वजीर आजम पाकिस्तान का बहुत क्लियर विजन था कि जहां हमने अमवात से लोगों को बचाना है, वबा से लोगों को बचाना है, वहां हमने मईशत को भी प्रोटेक्ट करना है। और इसीलिए अगर मैं 2 सेक्टर्स का नाम लूं तो यह गलत नहीं होगा कहना कि इनके ऊपर फोकस किया गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो अर्बन इकोनॉमी है उसका लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और उसी तरीके से जो रूरल इकोनॉमी है उसका लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ज़राअत का शोबा है, एग्रीकल्चर का शोबा है। इसलिए इनको सेहरे फहरिस्त रखा गया। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये जो बजट है ये गरीब का बजट है, ये मेहनत कश का बजट है, ये किसान का बजट है, ये नौजवान का बजट है और ये मुस्तकबिल का बजट है। मैं वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं यहां पर आपको दास्तान सुनाऊं 19 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट की, या डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व्स की, या सर्कुलर डेट की। मुझसे पहले ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम लाहौर अंदलीब अब्बास साहिबा और फरूख हबीब साहब ने उस पर बड़ी तफसील में बात की है। मैं
फोकस करना चाहता हूं इस पिछले एक साल में इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट के ऊपर और आने वाले वक्त में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जनाब चेयरमैन, जो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इस हुकूमत ने इस पिछले एक साल में अचीव की है, जो 3.94% की ग्रोथ अचीव की है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। पहले मैं चंद गुजारिशात आपसे करना चाहता हूं। वो कोई अदादो शुमार का हेर फेर नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे होता था और फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी के अदादो शुमार दे देता था या फज्ड फिगर्स दे देता था। आज पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है और प्लानिंग कमीशन के नीचे। ये वो दौर नहीं है कि कागजी कार्रवाई में ग्रोथ दिखा दी लेकिन हकीकत उससे बरक्स होती है। जनाब स्पीकर, आज इस हुकूमत ने जो अपने झंडे गाड़े हैं, आज दुनिया में इस हुकूमत की अगर पजराई हो रही है तो वो इफेक्टिव डेटा ड्रिवन पॉलिसी से हुई है। आज इस हुकूमत ने सियासत नहीं की, इस हुकूमत ने जाती मफाद नहीं देखा, लेकिन प्योरली डेटा एनालिसिस करके जो मुल्क की जिस चीज में बेहतरी थी वो फैसले किए हैं। और आज अगर इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं असद उमर साहब और एनसीओसी की टीम को खराज तहसीम ना पेश करूं तो ज्यादती होगी। मेरे समझने में उन्होंने जो काम किया है और जिस तरीके से इस सही फैसले, मुश्किल फैसले, बर वक्त फैसले करके इस मुल्क को इतने बड़े सानिये से बचाया है, जो आप अपने खित्ते में अगर नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं उससे हमें बचाया है। यहां पर मैं सुन रहा था फाजिल मेंबर नारोवाल से और फाजिल मेंबर घोटकी से बातें कर रहे थे, बल्कि तनकीद कर रहे थे हुकूमती मेंबरान के ऊपर, हुकूमती वुज़रा के ऊपर, हमाद अजहर साहब के ऊपर और फवाद चौधरी के ऊपर कि ये तो बैरिस्टर हैं, ये कोई माहिर मईशत नहीं, इनको मईशत पे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ताज्जुब हो रहा था जनाब चेयरमैन कि खुद मौसूफ वॉर्टन बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट हैं और बातें वो कर रहे हैं कीमतों की कि हमारे दौर में आज से 15 साल पहले चीनी की ये रेट था, गंदों का ये रेट था, फलाने का ये रेट था। उनको लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करना चाहिए। अगर उनके दौर में ये था तो यकीनन उनके वालिद के दौर में इससे भी कम होगा। लेकिन जब आप मईशत पे बात करते हैं तो मईशत पे आप उस वक्त की बात करते हैं। अगर उनमें इतनी जुर्रत होती और अगर वो हुकूमत को सराह सकते, उनमें इतना हौसला होता तो वो आपको बताते कि इस दौर के अंदर जहां अमेरिका के अंदर -4% ग्रोथ है, जहां यूरोपियन ममालिक के अंदर -8% ग्रोथ है, जीसीसी ममालिक के अंदर -5% ग्रोथ है और इंडिया की मिसाल देना बड़े शौक से इंडिया की मिसाल देते हैं तो आपके हमसाए मुल्क के अंदर जहां -7.3% की ग्रोथ है, उस माहौल के अंदर पाकिस्तान के अंदर +3.94% की ग्रोथ है। ये वो आपको बताते हैं। जनाब चेयरमैन, यहां पे पर कैपिटा इनकम की बात हुई और बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की। ऑनरेबल मेंबर कैसर अहमद शेख साहब भी इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने भी वही बात की। उन्होंने हमारी पर कैपिटा इनकम को इंडिया से मुआवजा करने की कोशिश की या बांग्लादेश से मुआवजा करने की कोशिश की, तो मैं उनको भी यही बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर कोई 19 अरब रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं छोड़ गया था। इंडिया की इकोनॉमी को साबका हुकूमतें दिवालिया नहीं कर गई थी, बांग्लादेश के अंदर दिवालिया नहीं कर गई थी। आप हमारा अपने आप से अगर मुआवजा करें तो मैं आज आपको इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम के अंदर 13.4% का इजाफा हुआ है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम $1543 है। हुकूमती फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाहों की बात की गई और कहा गया कि उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। 10% इजाफा उनकी तनख्वाह में हुआ है, 10% इजाफा पेंशन में हुआ है और उनके ऊपर कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया। यहां पर मुझसे पहले मेरे बड़े भाई और नहायती काबिल एहतराम जनाब आमिर डोगर साहब ने तकरीर की, मैं उनकी बात की तायीद करूंगा और अगर इसमें कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। बल्कि मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा, आपको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। मेरे इल्म में है कि आपने 12-12, 13-13 घंटे इस कौमी असेंबली के इजलास को चलाया है, इसकी कार्रवाई को चलाया है
اور جہاں آپ اس کی کارروائی کو چلا رہے تھے تو اس نیشنل اسمبلی کے سٹاف نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا. ان کے نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو ہر سال ایک اوور ٹائم انسینٹو ملتا ہے. میرے سمجھنے میں ان کو انسینٹو بھی ملنا چاہیے. جناب چیئرمین, یہ جو گروتھ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک آرگینک گروتھ ہے, سسٹینیبل گروتھ ہے. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایک براڈ بیسڈ ریکوری ہوئی ہے ہماری اکانومی کی. اگر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں, لیکن موٹی بات کروں گا تو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 3.6% کی گروتھ ہوئی ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں 2.8% کی گروتھ ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے سروس سیکٹر میں 4.4% کی گروتھ ہوئی ہے. یہ جو گروتھ ہے یہ حکومت کی پالیسی اور دور بین نگاہ کی وجہ سے ہوئی ہے. جناب اسپیکر, جو 3.94% گروتھ کا فگر ہے اس کو لے کر بہت زیادہ بات ہوئی, اپوزیشن نے جملے بھی کسے, باتیں بھی کی, لیکن میں بطور پارلیمنٹری سیکرٹری فائنانس اس کے اوپر آپ کے 2 منٹ لینا چاہوں گا. جناب اسپیکر, یہ 3.94% گروتھ کیسے حقیقت بنی؟ تو میں اس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس حکومت نے 2,500 ارب کا سٹیمیولس پیکج دیا جو کہ غالباً لگ بھگ $16 بلین بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 300 ارب کا ایک کنسٹرکشن پیکج دیا گیا جناب چیئرمین, جس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کو ترجیح دی گئی. وزیر اعظم پاکستان کا یہ ماننا تھا, ان کی سوچ تھی کہ پاکستان کے غریب عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سر پہ اپنی چھت رکھ سکیں. اور اسی چیز کو, اسی ویژن کو, اسی ترجیح کو ملوز خاطر لاتے ہوئے ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر نہ صرف بلڈرز کو 90% کی ٹیکس ایگزیمپشن دی, بلکہ جو فرسٹ ٹائم ہوم اونرز ہیں, جو لوگ اپنا زندگی کا پہلا گھر بنائیں گے, ان کو بھی سبسڈائز ریٹ پہ فائنینسنگ دی. جناب اسپیکر, اس حکومت کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ میرے سمجھنے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس پینڈیمک کے دوران سکلڈ لیبر ایکسپورٹ کرنے میں اپنے کامیاب ہوئے. سابقہ ادوار میں تو ایسا ہوتا تھا جناب چیئرمین کہ وزراء خود احکامے لے کے نوکریوں کی تلاش میں باہر نکلتے تھے, لیکن وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں ہم نے 2,74,000 ایسے پاکستانی سکلڈ پڑھے لکھے نوجوان اور محنت کش پاکستانیوں کو ملک سے باہر بھیجا, جنہوں نے وہاں کمائی کی اور اس ملک میں واپس اپنی ترسیلات بھیجی. جناب اسپیکر, کمپیریزن کرتے ہیں تو میں ان کو کمپیریزن کے لیے بتا دوں کہ اسی پیریڈ کے دوران انڈیا میں جو ہجوم میں ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے اور 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, صرف 94,000 بندے بھیج سکے اور بنگلہ دیش صرف 1.5 لاکھ بندہ بھیج سکا. اس کے مقابلے میں پاکستان سے 2,74,000 بندہ فرق ممالک میں گیا اور ڈالر کی شکل میں, یورو کی شکل میں, ریال کی شکل میں اور درہم کی شکل میں اپنی خون پسینے کی کمائی انہوں نے پاکستان بھیجی. ماہرین کا ماننا یہ تھا جناب چیئرمین کہ اس پینڈیمک کے دوران لوگوں کے کاروبار متاثر ہوں گے اور لوگوں میں ایک انسیکیورٹی پیدا ہوگی تو وہ اپنے پیسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان کے اندر پاکستان کی عوام کا کانفیڈنس ہے, بیرون ملک پاکستانیوں کا کانفیڈنس ہے, اس حکومت کے اندر, اس حکومت کی پالیسی کے اندر ان کا کانفیڈنس ہے کہ اس پینڈیمک کے دوران بھی 29% ہماری ترسیلات میں اضافہ ہوا ہے. جناب چیئرمین, اس پیکج کے ذریعے 1,50,000 ایسے گھرانے ہیں جن کو احساس پروگرام کے ذریعے کیش ڈسپرسمنٹ کی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی کیش ڈسپرسمنٹ تھی. آنریبل ممبر گھوٹکی سے مجھ سے پہلے یہاں پر کھڑے ہوئے اور وہ نیت میں فطور کی بات کر رہے تھے, اور ان کے چیئرمین اکثر اہلیت اور نااہلیت کی بات کرتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انہوں نے بات کی, تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو احساس پروگرام ہے یہ ہجوم میں بھی اس سے بڑا ہے, یہ کوالٹی آف پروگرام میں بھی اس سے بڑا ہے, اور یہ ایز اے گلوبل سوشل سیکیورٹی پروگرام
वर्ल्ड बैंक कहता है कि 3,333 ऐसे ग्लोबल प्रोग्राम्स थे जिसका उन्होंने मुताला किया और उसके अंदर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम तीसरे नंबर पर आया। जहां तक अहलियत की बात है तो मैं ऑनरेबल मेंबर के लिए बताता चलूं कि वो सिंध का रोना रो रहे थे और सिंध की बात कर रहे थे। सिंध की सरजमीन से जितना मेरा ताल्लुक है शायद उनका भी ना हो, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि जो सिंध के हकूक मांग रहे हैं, जो सिंध के लिए बात कर रहे हैं, काश उन्होंने ये भी आपको बताया होता कि एडीबी का जो एनएफसी से सिंध को उनका कोटा मिलता है, उससे जो सिंध की एडीबी बनती है, पिछले साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एडीबी यूटिलाइजेशन जो है सिर्फ 40% है। 60% आया। अगर 100 रुपया सिंध को मिला है तो 40 रुपया सिंध की आवाम पे, अगर तो आवाम पे लगा है, सिंध में कम से कम लगा है। 60% यूटिलाइज भी नहीं हो सका। मैं आपको उसका स्टैट दे देता हूं। सिंध का एडीपी जो है वो 209 बिलियन का था, जिसमें से सिर्फ 84 बिलियन खर्च हुआ है, जो कि 40% भी नहीं बनता। जनाब स्पीकर, इस स्टिमुलस पैकेज के जरिए कैसर अहमद शेख साहब ऑनरेबल मेंबर ने बात की और मैं उनकी बात की तायीद करता हूं कि हमें एसएमई सेक्टर को रिलीफ देना है। तो उसी चीज को मरूज खातर लाते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस स्टिमुलस पैकेज के जरिए हमने प्रीपेड पावर बिल्स को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और 3 महीने के लिए जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की बिजनेसेस हैं उनके हमने बिल्स अदा किए हैं ताकि उनकी कैश फ्लो बेहतर हो सके और वो अपनी बिजनेस को रनिंग में ला सके। इसी तरीके से हमने हाउस होल्ड्स को भी सब्सिडी दी है इसी स्टिमुलस पैकेज के जरिए। उसमें हमने यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी दी है और पावर और गैस बिल्स में 3 महीने की डिफर्ड पेमेंट की ऑप्शन भी उनको दी है जो 300 यूनिट से कम के सार्फिन है। जनाब चेयरमैन, 16 लाख ऐसी बिजनेसेस हैं जिनको 657 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और उनको एक डिफर्ड लोन की सूरत में हमने सब्सिडी दी है ताकि वो डिफॉल्ट ना करें और वहां पर जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो बेरोजगार ना हो। इसी तरीके से 17 लाख ऐसी नौकरियां हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रोजगार स्कीम के तहत और स्टेट बैंक ने पेरोल फाइनेंसिंग आसान शराइत पे 3% की इंटरेस्ट के ऊपर उनको दी है ताकि हम जो बेरोजगारी है इस मुल्क में उसमें इजाफा ना कर सके। जनाब चेयरमैन, मैंने इसी सीट पर खड़े होकर पिछले साल एक बात की थी और मैंने कहा था कि रिकॉर्ड टैक्स रिफंड एफबीआर के हमने लास्ट ईयर किए थे जो कि 200 अरब के थे। इस साल हमने मजीद 250 अरब का टैक्स रिफंड किया है, तो कुल मिला के पिछले 2 सालों में हमने 450 अरब का टैक्स रिफंड किया है। ये पिछली हुकूमत से तकरीबन 450 अरब ही ज्यादा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 1 रुपया भी टैक्स रिफंड की मद में नहीं दिया था, बल्कि जो इनका टैक्स रिफंड बनता था उसको अपने एफबीआर रेवेन्यू में शो करते रहेंगे। तो जनाब स्पीकर, मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज दिया गया है इस बजट के अंदर और इस साल हमने कहा है कि जो एडिशनल पावर कंजम्पशन होगी किसी भी सनत की उसके ऊपर हम उनको 50% डिस्काउंट देंगे और अगले 3 साल के लिए उनको यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी एडिशनल पावर कंज्यूम करेंगे वो उसके ऊपर उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, ये है वो जराए जिनसे हमने 3.94% ग्रोथ अचीव की है। मैं ये नहीं कहता जनाब स्पीकर, मैं ये नहीं कहता, दुनिया के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जनाब चेयरमैन जैन को हिस्सा वाइंड अप प्लीज। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, मुझे फिर मैं भी चाचे की खबर पे चला जाऊंगा, आप भी ख्याल करें थोड़ा सा। 2 मिनट मुझे दे, बतौर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फाइनेंस ही दे दें। बात मुख्तसर करूंगा, लंबी बात में नहीं जाता, करने को मैं 1.5 घंटे की यहां पे तकरीर कर सकता हूं। जनाब, वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस इंडेक्स कहती है कि पाकिस्तान टॉप 10 रिफॉर्मिंग कंट्रीज के अंदर है और 28 पॉइंट्स हमने इंप्रूव किया है। जो पिछले दौर में हमारी 136वां नंबर था 190 ममालिक में, वो आज 108 पे हो गया है। तो इस मुल्क में
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुई है। इस मुल्क में हमने वो माहौल पर साजगार माहौल पैदा किया है जैसे कैसे अहमद शेख साहब कह रहे थे कि करना चाहिए, ताकि इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सके, इस मुल्क में नई सनत लग सके और इस मुल्क में मईशत का पहिया आगे चल सके। मूडीज की रेटिंग की बड़ी बात होती है जनाब चेयरमैन यहां पर, और मैं आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि जून 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में जब हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था और हमें नेगेटिव रेटिंग दी गई थी, इस हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आज आपकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से आपकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है और पाकिस्तान को स्टेबल करार दिया गया है। इसी तरीके से ब्लूमबर्ग कहता है कि एशिया के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। जनाब स्पीकर, एहसास प्रोग्राम के बारे में आपको बता चुका कि वर्ल्ड बैंक कहती है कि 3333 प्रोग्राम में से ये तीसरे नंबर पे है। मैं इस अपनी बीन क्या बजाऊं आपके आगे, वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं है, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आगे के ऊपर। इस बजट के अंदर हम फोकस क्या कर रहे हैं, हमारी सिमत क्या है और हम चाहते क्या हैं। 2 मिनट सिर्फ इस पे लूंगा, फिर अपनी बात करके इख्तिताम करूंगा। जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह इस बजट के अंदर हमने अपना ग्रोथ टारगेट 5% रखा है, 3.94 अचीव किया और इंशाअल्लाह अगले साल उसको 5% करेंगे। इसी तरीके से इन्फ्लेशन टारगेट्स हमने 8.8% से कम करके 8% करने हैं। जनाब चेयरमैन, कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया गया और बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद हमने बिजली के बिल्स में कोई इजाफा नहीं किया। जनाब चेयरमैन, पीएसडीपी स्पेंडिंग को 36.4% से अपस्केल करके 2.1 ट्रिलियन यानी कि 2100 अरब रुपए रखा गया है। उसमें से फेडरल पीएसडीपी को 38% से अपस्केल करके 900 अरब किया गया है। प्राइम मिनिस्टर का जो एहसास प्रोग्राम है उसको 180 अरब रुपए से बढ़ाकर 260 अरब रुपया किया है। पहली दफा वफाकी हुकूमत ने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं साउथ बलोचिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए और सिंध में 13 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इसी तरीके से एजुकेशन और हेल्थ केयर बजट को, जो साबका अदवार में 2.5 से 4% होता था, पिछले साल 11% किया गया था और इस दफा 20% किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए पैसे रखे गए हैं। 2700 ऐसे स्कूल हैं पाकिस्तान में जिनको अपग्रेड करके प्राइमरी से मिडिल करने का फैसला किया गया है, 27,000 सॉरी। इसी तरीके से मेरे जो है सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया है। मेरे समझने में सेहत इंसाफ कार्ड पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। जो गरीब आदमी इस खौफ से मर जाता था अगर खुदा न खास्ता उसके घर में कोई बीमारी आ जाए, वो आज पाकिस्तान के अस्पतालों में जाकर आला से आला इलाज करा सकता है इस हेल्थ कार्ड के जरिए। जनाब चेयरमैन, सब्सिडीज में 226% का इजाफा किया गया है रिलीफ देने के लिए, और बात की गई थी बिजली के बिल्स की तो 209 अरब से इसको 682 अरब पे लेके गए हैं और इसका बेशतर हिस्सा जो है बिजली की सब्सिडी की मद में दिया जा रहा है। 1.1 बिलियन डॉलर्स रखे गए हैं वैक्सीन की खरीद के लिए। जनाब चेयरमैन, 2 मिनट जो है किसान की बात करूंगा। मेरा ताल्लुक जिला मुल्तान से है और काश्तकारी के शोबे से है। जनाब स्पीकर, मुझे बड़ा फख्र है आज मैं यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने पीटीआई के मंशूर को मनूज़े खातिर लाके जो उन्होंने वादे किए थे पाकिस्तान के किसान के साथ, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरे किए हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के काश्तकार को इस हुकूमत ने फोकस किया है, माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जनाब चेयरमैन, वाटर सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी बात होती है, यहां पर बड़े बयानात किए गए लेकिन अमली जामा किसी ने उसको ना पहनाया। जहां वाटर सेक्टर के ऊपर साबका अदवार में 4% बजट रखा जाता था, इस दफा 10% रखा गया है। और मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे कि दासू, मोमंद और डेमियर भाषा डैम पे आज कंकरेंटली काम हो रहा है। इसी तरीके से जनाब चेयरमैन, बर वक्त फैसले सही फैसले होते हैं। वीट के ऊपर, गंदम के ऊपर 1800 रुपए पर मन की सपोर्ट प्राइस दी गई। जो गन्ने का काश्तकार है उसको बर वक्त और सही दाम उसके गन्ने का मिला। और आपने ये देखा कि पाकिस्तान के किसान के हालात में खुशहाली आई। जब पाकिस्तान का किसान खुशहाल होता है,
وہ اپنی زمین پر پیسہ لگاتا ہے, وہ اپنے بچے کی تعلیم پر پیسہ لگاتا ہے, اپنی بیٹی کے جہیز پہ پیسہ لگاتا ہے. وہ سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹ نہیں بناتا, وہ لندن میں اور مے فیئر میں اپارٹمنٹ نہیں خریدتا, وہ اپنی خون پسینے کی کمائی پاکستان میں لگاتا ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس سال, میں سر 2 منٹ لے کے آپ کے پھر وائنڈ اپ کر رہا ہوں, اس سال پاکستان کے کسان کی انکم کے اندر بس 32% کا اضافہ ہوا ہے. اس سال پہلے جو 2300 ارب ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کی ارننگ انکم ہوتی تھی وہ بڑھ کے آج 3100 ارب ہو گئی ہے. اور پاکستان میں ایک بمپر کراپ آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی مہربانی فرمائی ہے, کنک کا, گندم کا, چاول کا اور مکئی کا بمپر کراپ آیا ہے پاکستان میں. اسی چیز کو ملوز خاطر لاتے ہوئے حکومت نے بھی کسان کے لیے اچھی پالیسیز رکھی ہیں کہ کامیاب کسان اسکیم کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر چھوٹے کسان کو جو 12.5 ایکڑ سے کم جس کی اراضی ہے اس کو 1.5 لاکھ روپیہ فی کراپ انپوٹس کی مد میں پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ بہتر کھاد خرید سکے, بہتر پیسٹیسائڈ, بہتر دوائی خرید سکے اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکے. اسی طریقے سے 2 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں کسان کے لیے کہ وہ اپنے ٹریکٹر میں یا اپنے ہل میں یا اپنے روٹویٹر میں یا اپنی جو آلات ہیں جو وہ زراعت کے لیے استعمال کرتا ہے اس سے خرید سکے. جناب چیئرمین, کاٹن کے اوپر یہاں بڑی بات کی گئی, میں صرف 2 منٹ لے کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بہت لمبی لسٹ ہے, سر یقین کریں 2 منٹ لے کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. 2 منٹ وائنڈ اپ, آپ گھڑی پہ 2 منٹ, گھڑی پہ 2 منٹ دے دیں, بیماری ہے آپ کی. صرف کاٹن کے اوپر بڑی بات کی گئی, یہاں پر ملتان کاٹن بیلٹ ہے اور مجھے بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کاٹن کی ییلڈ اور پروڈکشن کم ہوئی ہے. پچھلے 10 سالوں میں جہاں 15 ملین بیل کاٹن کی جاتی تھی پاکستان میں, آج ہم 5.5 ملین بیل پہ آ گئے ہیں. اور اگر اس کو میں ایک مانیٹری ویلیو دوں تو تقریباً یہ 36 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے, ماہرین کا کہنا ہے. جناب چیئرمین, جب تک ہم کاٹن سیڈ کے اوپر ریسرچ نہیں کریں گے, جب تک ہم نیا بیج نہیں لے کے آئیں گے, اس ملک میں کاٹن کی فصل کا ریوائیول نہیں ہو سکتا, ٹیکسٹائل سیکٹر کا ریوائیول نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے میں پچھلی تقریر میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان جو ہے پاکستان کا پریمیئر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا, وہ پچھلی حکومتوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے اور پچھلی حکومتوں کی ایگریکلچر کو نیگلیکٹ کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. الحمدللہ سی پیک کے منصوبوں میں جو ریسرچ فیسلٹیز ہیں اس میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو رکھا گیا ہے. انشاءاللہ اس کی رونقیں بحال ہوں گی, پاکستان میں نیا کاٹن کا سیڈ بنے گا اور انشاءاللہ اس سے ہماری فصل کی ریوائیول ہوگی. جناب چیئرمین 2 منٹ لے رہا ہوں صرف. کامیاب نوجوان پروگرام سر گھڑی پہ آپ 2 منٹ مانگے, پلیز چیئرمین صاحب گھڑی پہ 2 منٹ مانگے تھے, 1.5 منٹ رہ گیا اور پورا 1.5 منٹ میں پلیز وائنڈ اپ. بہت لمبی لسٹ ہے اور جتنے بھی آنریبل ممبران ہیں وہ تو اب لڑنے پہ آئے ہوئے ہیں. سر 1.5 منٹ لے کے ختم کروں گا اپنی بات, لمبی نہیں کروں گا. کامیاب نوجوان پروگرام سر 100 ارب روپے کا پروگرام رکھا گیا اور اس کے اندر 0 انٹرسٹ کے اوپر لون دیا جا 5 لاکھ روپے کا لون دیا جا رہا ہے ان ہونہار پاکستانیوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکیں. اسی طریقے سے ایک 20 سال کا لانگ ٹرم لون دیا جا رہا ہے ہاؤسنگ کے اوپر تاکہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر جو فرسٹ ٹائم بائرز ہیں وہ اپنا گھر بنا سکیں. جناب چیئرمین 800 سی سی گاڑیوں کے اوپر ایف ای ڈی کو ریموو کیا گیا ہے اور جی ایس ٹی کو کم کیا گیا ہے تاکہ ایک عزت دار سفید پوش آدمی جو کل کو موٹر سائیکل پہ چڑھتا تھا آج اپنی گاڑی بنا سکے. ٹیلی کام سیکٹر ایک پاکستان وزیر اعظم کا ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو اور ٹیلی کام کو فروغ دینا ہے, تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹریل سٹیٹس دے رہے ہیں اور اس سے انشاءاللہ ہمیں نئی انویسٹمنٹ کرنے میں اور اس کی فائنینسنگ کرنے میں جو ہے فائدہ ہوگا. ہماری پچھلے 10 ماہ میں آئی ٹی ایکسپورٹس 44% بڑھی ہیں اور آج 1.5 ارب ڈالر کی ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے 10 سال میں ہم اس کو 10 گنا بڑھائیں گے اور انشاءاللہ میں سر آپ کی اور میری آخری بات ہے میری جنوبی پنجاب کی بات کر کے اپنی سپیچ کو وائنڈ اپ. جناب چیئرمین آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ تھا جنوبی پنجاب کا صوبہ, 11 اضلاع پہ مشتمل 4.5 کروڑ آبادی کا ایک صوبہ. ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں تھی لیکن اسی ایوان کے اندر
वज़ीर आज़म भी जनूबी पंजाब के आए, इसी ऐवान के अंदर मंशूरों के हिस्से भी बनाए गए, तकारीर भी कही गई, लेकिन अमली जामा उसको किसी ने नहीं पहनाया। मैं इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने जनूबी पंजाब के लिए पहला जो है प्रैक्टिकल स्टेप लिया है, और अप्रैल में वो मुल्तान तशरीफ लाए थे और उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा। मैं जहां वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, वहां मैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने 190 अरब रुपए अपनी एडीबी में, जो कि 35% आबादी का और 35 एडीबी का बनता है, साउथ पंजाब के लिए रखा है। इसमें आखिरी बात कर रहा हूं सर, इसमें जो सबसे बुनियादी मुनफरिद बात है वो ये है कि इस पैसे को रिंग फेंस किया गया है। सर दो आखिरी बात, 1 मिनट में। थैंक यू जैन कुरैशी साहब, वाइंड अप करें जी। इसी बात को खत्म कर रहा हूं जनाब चेयरमैन, इस पैसे को रिंग फेंस किया गया है। पिछले अदवार में भी पैसे रखे जाते थे जनूबी पंजाब के लिए, लेकिन वो रीअप्रोप्रिएट हो जाते थे फैसलाबाद और पिंडी और लाहौर के लिए। अब जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब पर लगेगा, जनूबी पंजाब की आवाम पे लगेगा, और जनूबी पंजाब की आवाम को उसका हिस्सा मिलेगा डेवलपमेंट में, पानी में और नौकरियों में। मैं आखिरी शेर